Welcome to my YouTube channel Interesting Physics Classes. I am Nourish Sabha and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let's start our lecture number 5 which is from unit 2nd kinematics. और आज का हमारा lecture इन पॉइंट्स पर फ्लो करेगा. ओके, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट वेक्टर, देन वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स एंड देन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. तो बिना वक्त को गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5. सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूनिट वेक्टर. अब ये यूनिट वेक्टर क्या है? जैसा कि नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा. ओके, और दिस वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर. इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 and this vector used to represent the direction of a given vector is known as a unit vector. Okay, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वी कैन यूज अ यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो 1 होता है. अब यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं? यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी दी गई फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हम कैप लगाकर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यूनिट वेक्टर आपका होता है, वी वांट टू कैलकुलेट अ यूनिट वेक्टर, तो दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज. दिस वन इज a cap is equals to a vector upon mod of a vector. ओके, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब आगे पढ़ेंगे क्या हम आने वाले न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले का यूज किस तरीके से करेंगे. अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बारे में. ओके, अब ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स I cap, J cap and K cap which are used to represent the direction of x axis, y axis and z axis respectively. So such a unit vectors are known as a orthogonal unit vectors. Okay, like you have given a rectangular coordinate system. और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप डायरेक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? अलोंग अ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड अ जेड एक्सिस. ओके, अब आपको अलोंग अ एक्स एक्सिस डायरेक्शन को बताना है तो आप ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई कैप का इस्तेमाल करेंगे. ओके, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन अलोंग अ वाई एक्सिस तो यू हैव टू यूज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जे कैप. Okay, and if you want to find out the direction along the z axis तो you have to use the orthogonal unit vectors k cap. Okay, ये तीनों ही आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये तीनों कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. x और y तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ये वाला जो z है, ये z वाला जो एक्सिस है वो कुछ इस तरीके से है आउटवर्ड द बोर्ड. अब मैं बाहर बोर्ड के बाहर तो इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकती ना, तो मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है. ओके, तो वो यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो यूनिट वेक्टर्स आपके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं. और इन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है. Is that clear? अब how can we use in numericals? हम इनको numericals में किस तरीके से यूज करेंगे? Like you have given a numerical कि आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है. आपको कहा गया है कि वेक्टर P वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 4 यूनिट एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. अब बताइए इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करिए. तो आपको क्या करना होगा? आपको कौन सा वेक्टर दे रखा है? P वेक्टर दे रखा है. कितनी यूनिट दे रखी है? 4 यूनिट. और किस डायरेक्शन में दे रखी है? अलोंग y एक्सिस. y एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा? j कैप. ओके, तो यू कैन राइट 4j कैप. इज दैट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए. वेक्टर P वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 3 यूनिट अलोंग x एक्सिस, 5 यूनिट अलोंग y एक्सिस एंड 6 यूनिट अलोंग z एक्सिस. अब आप जरा रिप्रेजेंट करिए वेक्टर को. तो P वेक्टर को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? इधर देख लीजिए. हैज मैग्नीट्यूड 3 यूनिट अलोंग x एक्सिस. x एक्सिस के अलोंग दे रखी है तो कितनी हो जाएगी? 3. और x एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा? i कैप. तो दिस विल बी 3i कैप. क्लियर? 5 यूनिट अलोंग y एक्सिस, तो 5 यूनिट मतलब +5. y एक्सिस के अलोंग कौन रिप्रेजेंट करेगा? j कैप. तो दिस विल बी j कैप. एंड व्हाट विल बी? -z एक्सिस.
ओके अब यहाँ पे क्या आपको दे रखा है माइनस जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के अलोंग कितनी है के कैप है, तो माइनस जेड एक्सिस के अलोंग कितनी हो जाएगी माइनस के कैप। ओके तो व्हाट विल बी दिस वन माइनस 6 के कैप। ओके दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। इस तरीके से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि पी वेक्टर इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2i कैप माइनस जे कैप। अब आपको बताना है कि पी वेक्टर को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। अब पी वेक्टर को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि पी वेक्टर को आप लिखेंगे कि वेक्टर पी वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 2 अलोंग आई कैप दे रखा है, तो कौन सी डायरेक्शन होगी एक्स एक्सिस, एंड 1 यूनिट अलोंग माइनस जे कैप दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ अलोंग माइनस वाई एक्सिस। ओके कहां पर होगा माइनस वाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो लिख लीजिए इसको किस तरीके से होगा वेक्टर पी वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 2 यूनिट अलोंग आई कैप दे रखा है, तो कितना हो जाएगा एक्स एक्सिस। ओके एंड 1 यूनिट अलोंग माइनस जे कैप दे रखा है, तो दिस विल बी अलोंग माइनस वाई एक्सिस। ओके दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ गिवन वेक्टर। इज इट क्लियर? अब यहां जरा देख लीजिए कि अगर आपको कोई दो वेक्टर्स दे रखे हैं इन द टर्म्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर, और इन वेक्टर्स को आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में दे रखा है, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना उस फॉर्म में आपको दे रखा है। अब आप इनको ऐड कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। ओके तो एडिशन का क्या तरीका होगा, लाइक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको करना है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दे रखा है दिस विल बी 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। ओके अब इसको किसके साथ ऐड करना है b के साथ, तो दिस विल बी प्लस 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि सेम वेक्टर के साथ ही सेम वेक्टर ऐड हो सकता है। ओके डिफरेंट वेक्टर्स को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। लाइक वेलोसिटी के साथ सिर्फ वेलोसिटी ही ऐड होगी, एक्सीलरेशन के साथ एक्सीलरेशन ही ऐड होगा। इसी तरीके से यहाँ पे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी i के साथ i का ही एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, j के साथ j का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, या k के साथ k का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। इज दैट क्लियर? मुझे यहाँ पे क्या करना है एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए मैं क्या करूंगी, देखो 2i कैप 3i कैप, तो कितना हो जाएगा दिस विल बी 5i कैप। ओके दिस वन इज माइनस j कैप माइनस 2j कैप, तो व्हाट विल बी दिस वन माइनस 3j कैप, और प्लस 3k कैप माइनस 2k कैप, तो दिस विल बी प्लस k कैप। ओके दिस वन इज द एडिशन ऑफ अ गिवन वेक्टर। नेक्स्ट वन आपको दे रखा है यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, आपको a वेक्टर माइनस b वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो a वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और फिर क्या करना है माइनस करना है, आपने माइनस किया तो दिस विल बी 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ओके तो व्हाट विल बी दिस वन, दिस इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। अब ये देखो माइनस का साइन है, तो ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो दिस विल बी प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके तो व्हाट विल बी दिस वन, दिस इज 2i कैप माइनस 3i कैप, तो व्हाट विल बी दिस वन माइनस i कैप। ओके माइनस j कैप एंड प्लस 2j कैप, तो व्हाट विल बी दिस वन j कैप, 3k कैप प्लस 2k cap, तो what will be this one 5k cap. Okay, with the help of this we can subtract these two vectors. Is it clear? अब हम लोग सीखते हैं तीसरा टॉपिक, that is a resolution of vector. पिछले वीडियोस में आप सीख चुके हैं कि हम किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कैसे करें। ओके तो वहाँ पे हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखा था, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखा था, और साथ के साथ हमने ये भी सीख लिया था कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है। ओके आज हम लोग यहाँ सीखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मतलब क्या है कि आपको कोई एक वेक्टर दे रखा है, अब आपको उस वेक्टर को तोड़ना है।
क्लियर। पहले की जो वीडियोस थी उसमें क्या था कि आपको कोई 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स दे रखे होते थे, आप उनको जोड़ते थे। यहाँ पे क्या होगा, आपको सिर्फ एक ही वेक्टर दे रखा होगा और उसको आपको स्प्लिट करना होगा, तोड़ना होगा। लाइक यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ओके, ये किस ऑब्जेक्ट का आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर जगह से फेंकूँ तो फेंकने पे क्या होगा कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है अलोंग अ वाई एक्सिस भी जाएगा और अलोंग अ एक्स एक्सिस भी जाएगा। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये अपने उन डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो डिवाइड होता है वो किस तरीके से होता है, आज हम लोग ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कि ये डेफिनेशन जो आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे। ओके, तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू गिवन पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज अ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दे रखा होगा, उस पर्टिकुलर सिस्टम के रेस्पेक्ट में ही आपको दिए गए वेक्टर को स्प्लिट करना होगा, तोड़ना होगा, वही प्रोसेस आपका कहलाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वेक्टर कि आपको कोई एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर। अब आप चाहते हैं कि आप इसको स्प्लिट कर दें इन अ डिफरेंट वेक्टर्स में, तो कैसे तोड़ेंगे? तोड़ने के पर्टिकुलर रूल्स हैं। अब रूल क्या है? फर्स्टली यू हैव टू कंसीडर अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया है, दिस वन इज अ एक्स वाई प्लेन। क्लियर, मैंने यहाँ पे इसको एक्स वाई प्लेन एक कंसीडर किया। उसके बाद दूसरा रूल क्या होगा? दूसरा रूल ये है कि आपको दिए गए वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ओके, और इस वेक्टर की जो टेल होगी उसको आपको दिए गए कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से मिलाना है। कि दो काम तो बहुत ही आसान है। पहला काम क्या करना है, आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करना है। दूसरा काम, जो भी आपको वेक्टर दे रखा है उसकी पैरेलल शिफ्टिंग करके उसकी दिए गए वेक्टर की टेल को ओरिजिन से मिलाना है। ओके, अब क्या करना है? अब यू वांट टू टेक अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर्स। ओके, जब आप दिए गए वेक्टर को स्प्लिट करेंगे, रिजॉल्व करेंगे पर्टिकुलर वेक्टर्स में, तो आपको इनके कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। तो इनके कंपोनेंट्स आपको कैसे मिलेंगे? आप क्या करेंगे, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पी क्यू अलोंग ओ एक्स, ठीक है, एंड देन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर पी आर अलोंग ओ वाई। ओके, और आप कंसीडर करेंगे कि ये वाला जो आपका ओ क्यू है ये आपका कंपोनेंट ए एक्स है और ये वाला जो आपका ओ आर है ये आपका कंपोनेंट है ए वाई। अब आपका टास्क हो जाता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज कंपोनेंट्स। अब आपको इन कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या कंसीडर करेंगे कि आपने ये जो वेक्टर दे रखा है ये कंसीडर करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ, जरा ये ट्राइंगल देख लो कौन सा है, ओ पी क्यू। तो हम जितनी भी कहानी है इस ट्राइंगल के अंदर फॉर्म करेंगे। ओके, तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे कितना हो जाएगा? ओ क्यू और हाइपोटेनस OP। तो व्हाट विल बी दिस वन? OQ की वैल्यू आपको AX दे रखी है, OP की वैल्यू आपको A दे रखी है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अलोंग अ एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? AX इज इक्वल टू A cos थीटा। क्लियर? तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आपकी निकल कर आएगी A cos थीटा। दूसरा देख लीजिए, यू वांट टू फाइंड आउट द कंपोनेंट अलोंग अ वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो यू कैन टेक साइन थीटा इसी ट्राइंगल के अंदर ओ पी क्यू के अंदर। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका? देखो यहाँ पे ए वाई है तो ये वाली भी कितनी होगी? ए वाई ही होगी। तो परपेंडिकुलर ए वाई और हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है? ए है। तो व्हाट विल बी दिस वन? ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो जो कंपोनेंट आपका वाई एक्सिस के अलोंग निकला उसकी वैल्यू निकल कर आई ए साइन थीटा। क्लियर? अब इसमें पॉइंट टू बी रिमेंबर, याद रखने वाला जो पॉइंट है वो क्या है? याद रखने वाला पॉइंट आपका ये है कि जब भी आप कंपोनेंट फाइंड आउट करें, ओके, तो जिस तरफ आपका एंगल थीटा होगा, जिस तरफ आपका एंगल थीटा होगा
उस तरफ ही कॉस आएगा। बात आ रही है समझ में? ऐसा नहीं है कि थीटा अगर आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है तो भी आप वहां पे क्या रखेंगे, कॉस का कंपोनेंट रखेंगे, ऐसा नहीं है। क्लियर? जिस तरफ आपका एंगल थीटा होगा उस तरफ कॉस आएगा, और इस लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर कौन सा एंगल आएगा, साइन आएगा। आप यहां देख लीजिए, लाइक दिस वन, आपको कोई एक प्लेन दे रखा है हैविंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये कोई एक वेक्टर है, इट मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम दिस वन। ये आपका एफ वेक्टर है, ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। अब मैंने कहा कि आप इसके कंपोनेंट बता दीजिए, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे थीटा एंगल होगा वो होगा आपका कॉस वाला, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी एफ कॉस थीटा। ओके, और यहाँ पे इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो होगा वहां पे क्या आएगा, साइन वाला कंपोनेंट आएगा, तो दिस विल बी एफ साइन थीटा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए, बार बार इसको याद करिए कि जिस तरफ थीटा होगा उस तरफ कॉस आएगा, उसके जस्ट परपेंडिकुलर वाली जो लाइन होगी उस पर साइन का कंपोनेंट आएगा। क्लियर? अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। आपको ये वाला जो वेक्टर दे रखा है, हम इसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप पहले भी सीख चुके हैं कि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए विच फॉर्मूला वी आर यूजिंग, दिस इज r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे आपका कौन सा वेक्टर है, दिस वन ax। ओके, बी स्क्वायर की जगह पे क्या है, ay प्लस 2ab cos थीटा। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, जरा बताओ, दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो 2ab cos थीटा वाला जो टर्म होगा वो 0 हो जाएगा। तब आपके पास कितना बचेगा, a इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में 3 एक्सिस दे रखी हैं, लाइक अब इस कंपोनेंट में z एक्सिस भी अगर आपकी आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप दिए गए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ओके, सिंपल, a इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, साथ के साथ इसमें क्या बढ़ जाएगा, az स्क्वायर भी बढ़ जाएगा। एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, दिए गए वेक्टर की हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपल दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला होता है, वही वाला tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो वही फॉर्मूला, अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है रिजल्टेंट वेक्टर के साथ कितना है, थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan थीटा प्लस b साइन थीटा, तो b वाला तो ये वाला है ना, b साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा, ay अपॉन डिवाइडेड बाई ax, क्योंकि उधर cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर? तो हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल टू ay अपॉन ax। ये कहानी तो हो गई रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। अब साथ के साथ एक और नया क्वेश्चन जनरेट हो जाता है कि हाउ कैन वी राइट दीज कॉम्पोनेंट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। ये जो आपको कंपोनेंट ax और ay जो दे रखे हैं, हम उनको वेक्टर्स की फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो वेक्टर्स की फॉर्म में लिखने का जो तरीका है वो ये है कि आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना आ चुका है। यूनिट वेक्टर किस तरीके से निकालते हैं, a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर। ओके, अब यहाँ देख लीजिए कि आपको किसको पता करना है, आपको a वेक्टर x पता करना है। तो a वेक्टर x के लिए सबसे पहले तो आप अलोंग x एक्सिस यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लीजिए। तो इसके लिए यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, a कैप x इज इक्वल टू a वेक्टर x अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर s। टास्क क्या है आपका, आपको a वेक्टर s निकालना है। तो a वेक्टर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ax, एंड ये क्या है, अलोंग x एक्सिस, ये यूनिट वेक्टर कहाँ पर है, अलोंग x एक्सिस। अगर अलोंग x एक्सिस यूनिट वेक्टर होगा तो हम कौन सा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे, आई कैप का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे a कैप x की जगह पे किसका इस्तेमाल किया, आई कैप का। इज दैट क्लियर? Similarly, you can write the vector of component ay. ओके, इसका भी आप वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, a के y इज इक्वल टू a वेक्टर y अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर y। तो व्हाट विल बी a वेक्टर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी a y, और ये अलोंग ये वाला जो यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन में है, अलोंग
वाई एक्सिस, अगर दिया गया यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस में है तो यूनिट वेक्टर की जगह पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का। इट मींस दिस विल बी जे कैप। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वाई जे कैप। इसी तरीके से अगर आपको जेड एक्सिस के अलोंग दे रखा है तो जेड एक्सिस के अलोंग आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर जेड इज इक्वल टू ए जेड के कैप। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ओके, पहला न्यूमेरिकल आपसे क्या कहता है कि यू हैव टू फाइंड आउट दीज वन फ्रॉम द फिगर्स। ओके, आपको एक फिगर दे रखा है, आपको ये सब फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, यू हैव टू फाइंड आउट द एफ एक्स एफ वाई। इसका मतलब क्या है कि आपको कॉम्पोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग कॉम्पोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कॉम्पोनेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर अलोंग एक्स एक्सिस and draw perpendicular along a y axis। ओके, तो x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एफ एक्स कहलाएगा, और y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एफ वाई कहलाएगा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, मैंने आपको अभी पहले क्या बताया था कि जिस तरफ एंगल थीटा होगा उस तरफ हम लोग कॉस लेंगे और जस्ट उसके परपेंडिकुलर लाइन पे लेते हैं साइन। तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस विल बी एफ साइन थीटा। क्लियर, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एफ वाई। तो एफ वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू, देखो ये एंगल यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लिया जाएगा, कॉस वाला कंपोनेंट लेंगे, तो दिस विल बी एफ कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट टास्क आपका क्या है कि आपको एफ वेक्टर एक्स निकालना है। तो एफ वेक्टर एक्स अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर एक्स किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग एक्स एक्सिस होगा। तो विच यूनिट वेक्टर यू आर यूजिंग, आई कैप। ओके, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, एफ एक्स। तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप। क्लियर, नाउ यू विश टू फाइंड आउट द एफ वेक्टर वाई। तो एफ वेक्टर वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर वाई इज इक्वल टू दिस विल बी अलोंग वाई एक्सिस। तो दिस इज एफ वाई, और व्हाट विल बी द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, कितना होगा, दिस विल बी जे कैप। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि यू हैव टू फाइंड आउट द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। ओके, और कोई आपका कोई एक पार्टिकल है जो v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से कुछ इस तरीके से जा रहा है और वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से अलॉन्ग वेलोसिटी कवर कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। तो पहला काम क्या होगा, एंड इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। पहला काम क्या होगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर अलोंग ओ एक्स। तो यह आपका हो जाएगा वी एक्स, एंड व्हाट विल बी दिस वन, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा वी वाई। ओके, वी एक्स निकालेंगे तो वी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी वी 30। एंगल आपको दे रखा है तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस का। तो दिस विल बी वी कॉस 30 डिग्री। ओके, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, वी एक्स इज इक्वल टू, वी आपको दे रखा है 20, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस 30, √3/2। तो वी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर, देन यू हैव टू फाइंड आउट वी वाई। तो वी वाई इज इक्वल टू कितना होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर है तो कितना होगा, साइन का कंपोनेंट, व्हाट विल बी दिस वन, वी साइन 30 डिग्री। वी इज इक्वल टू कितना है, दिस विल बी 20, एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2, एंड दिस विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप इट इज क्लियर। ओके, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वो वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है, हैविंग अ एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड आउट द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, कॉस 90, और ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 5। तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी कॉस 90 की वैल्यू 0। तो दिस टर्म विल बी इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू 0। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट वन इज यू विश टू फाइंड आउट ए वाई। तो ए वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज ए साइन 90। ए की वैल्यू कितनी है, 5, साइन 90 की वैल्यू 1। तो व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन अलोंग अ वाई एक्सिस, दिस विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वाला देख लीजिए
कि अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ओके, इफ इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 60 न्यूटन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, ओके। आपको क्या दे रखा है कि अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ये वाला जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री का। इफ इट्स अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 60 न्यूटन, अब आपको इसमें दे रखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन OX, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसका जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है FX, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 60 न्यूटन, ओके। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, आपको निकालना क्या है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट फोर्स का और साथ के साथ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, इसका मतलब क्या है कि आपको Fy भी निकालना है, ओके। अब F निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है Fx इज इक्वल टू कितना होता है, Fx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका F cos 60 डिग्री, ओके। 60 इस तरफ है तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, ओके। तो F cos 60 डिग्री, तो Fx इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 60 और F आपको फाइंड आउट करना है और cos 60 की जो वैल्यू होगी दिस विल बी 1/2, ओके। तो व्हाट विल बी दिस वन, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख लीजिए 6 2 12, तो दिस विल बी 120 न्यूटन, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ F, ओके। देन यू हैव टू फाइंड आउट Fy, तो Fy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Fy इज इक्वल टू जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा F sin 60, ओके। F की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 120, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो व्हाट विल बी दिस वन, दिस विल बी 60 √3 न्यूटन, ओके। so this will be the value of force and this will be the value of component along a y axis, okay। और भी क्वेश्चंस आप करके देख लीजिए कि लाइक यू हैव टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, आपको वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको किस फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ओके। तो यहाँ पे ए वेक्टर आपको कितना दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप, अब आपको क्या करना है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला बताया अभी आपको कि 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका प्लस में ही आ जाएगा, तो दिस विल बी 4 स्क्वायर, मतलब क्या है कि आपको इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रखना है, तो आपको प्लस माइनस से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो 3i कैप माइनस 4j कैप अपॉन कितना हो जाएगा, दिस विल बी 3 3 9 प्लस 4 4 16, सो दिस विल बी 3i कैप माइनस 4j कैप अपॉन √25, तो ये कितना हो जाएगा अलोंग x एक्सिस 3i कैप अपॉन 5 एंड अलोंग अ माइनस y एक्सिस कितना होगा, दिस विल बी 4j कैप अपॉन 5, इज इट क्लियर। ये वैल्यू निकल कर आएगी आपकी ए कैप की। नेक्स्ट देख लीजिए एक और क्वेश्चन आपको, दिस विल बी ए वेक्टर इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, तो ए कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ओके। और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैग्नीट्यूड किस तरीके से लिखेंगे, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 के लिए 3 स्क्वायर और यहाँ पे कितना है 1, तो दिस विल बी 1 स्क्वायर, ओके। तो व्हाट विल बी दिस वन 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप अपॉन this will be 2 2s are 4 plus 3 3s are 9 plus 1, 9 plus 1 10 and plus 4 is equals to 14, तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप √14 कितनी निकल कर आई है √14, तो अलॉन्ग x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस कितनी वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बी 2i कैप अपॉन √14 प्लस 3j कैप अपॉन √14 minus k cap upon √14, okay। with the help of this formula we can find the unit vector, okay। तो ये आपका आज का टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है और इसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाए गए हैं लेकिन बहुत से न्यूमेरिकल्स अभी नहीं कराए गए हैं क्योंकि अभी आपने वेक्टर्स की पूरी तरीके से नॉलेज नहीं ली है। जैसे जैसे वेक्टर्स आपके आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको आगे के न्यूमेरिकल्स भी करा दिए जाएंगे, ओके। इंटरेस्टिंग फिजिक्स क्लासेस के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।